अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम सोम बलोच और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CSS के फ्रेमवर्क के बारे में। बहुत से स्टूडेंट्स यूट्यूब पर भी पूछते थे, इंस्टाग्राम पर भी मैसेजेस आते थे, लिंक्डइन पर भी मैसेजेस आते थे कि यार हमें इस चीज़ के बारे में बता दो कि हमें कौन सा फ्रेमवर्क स्टाइलिंग के लिए यूज़ करना चाहिए। क्या हमें टेलवेंट CSS यूज़ करना चाहिए या हमें बूटस्ट्रैप यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा एक और भी क्वेश्चन होता है। देखो, अब क्वेश्चन आते किस तरह वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी एक स्टूडेंट CSS सीख कर आगे को मूव करता है तो उसे क्या नज़र आता है कि यार कोई बंदा टेलवेंट CSS कर रहा है, कोई बंदा बूटस्ट्रैप कर रहा है, और जो बूटस्ट्रैप कर रहा है वो कहेगा यही सबसे बेस्ट है, जो टेलवेंट कर रहा है वो कहेगा यही सबसे बेस्ट है। अब जब CSS करने के बाद बच्चों को इतने ज़्यादा आगे फ्रेमवर्क्स नज़र आ रहे होते हैं तो जाहिर बात है क्वेश्चंस आते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन जो माइंड में आता है वो ये आता है कि यार मुझे CSS फ्रेमवर्क्स की ज़रूरत ही क्यों है, ऐसी क्या वजह है कि मैं CSS के फ्रेमवर्क यूज़ करूँ, मैंने जो CSS सीख लिया है। नंबर 1 ये क्वेश्चन आता है कि क्यों हमें CSS फ्रेमवर्क्स की ज़रूरत है। सेकंड नंबर पर जो क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि अब मुझे कौन सा चूज करना चाहिए। इन दो क्वेश्चंस के बारे में मैं आज आपको आंसर कर रहा हूँ। अगर हम इसी चीज को देख लें कि क्यों हमें CSS के फ्रेमवर्क्स की जरूरत पड़ती है, इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग देख रहे होंगे। जैसा कि हमें पता है कि इंडस्ट्री को हमेशा फास्ट, एफिशिएंट और स्केलेबल सोल्यूशन चाहिए होता है। अब यही काम तो हमारे पास फ्रेमवर्क्स कर रहे होते हैं, वो हमारी स्टाइलिंग को फास्ट, एफिशिएंट और स्केलेबल बना रहे होते हैं। दैट्स व्हाई फ्रेमवर्क्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कंपनीज के अंदर। अब देखो, हमने जब सिंपल कस्टम CSS लिखनी होती है तो हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है हमारा। लेकिन अब फ्रेमवर्क्स के अंदर ये चीज़ नहीं होती। फ्रेमवर्क्स के अंदर हम लोग इजीली जल्दी से कोड लिख पा रहे होते हैं। इसके अंदर बेसिकली यूटिलिटी क्लासेस बनाई जाती हैं जो हम सिंपली यूज़ करते हैं, और वही जो इतनी ज़्यादा स्टाइलिंग हमें सेपरेटली लिखनी पड़ती है वो इधर एक लाइन के अंदर हम लोग कर पा रहे होते हैं। उसी के अलावा अगर एक और चीज की बात करता जाऊं तो अगर कोई एक ही डिजाइन है वो आप कस्टम CSS के साथ भी बनाते हैं, किसी फ्रेमवर्क का यूज करके भी बनाते हैं, सेम एफर्ट आपने दोनों के ऊपर लगाई तो कौन सी ज्यादा प्यारी होगी दिखने में, हमें पता चल जाएगा कि ये कस्टम CSS से बनाई है और यहाँ पर कोई हमने फ्रेमवर्क का यूज किया है। क्योंकि उसकी रीजन ये है कि इनके अंदर ना बाय डिफॉल्ट ही कोई छोटी मोटी खूबसूरती पहले से ही डाली होती है। ठीक है, वो उतनी एफर्ट अगर दोनों पर लगाएं तो जो हमने फ्रेमवर्क के थ्रू बनाया होता है वो हमें दिखने में प्यारा लग रहा होता है एज कम्पेयर टू दूसरी कस्टम CSS वाले के। तो इसलिए ये चीज इनके अंदर पहले से ही रखी जाती है कि कुछ डिजाइनिंग, कुछ स्टाइलिंग उन्हें पहले से ही प्रोवाइड कर दो। अब एक चीज और ये भी है कि ये हमारे पास इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं। आपने कोई भी अभी तक ऐसी कंपनी नहीं देखी होगी जो विदाउट एनी फ्रेमवर्क कस्टम CSS लिख रहे हो। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है। हर कंपनी कोई ना कोई फ्रेमवर्क का यूज कर रही है। अब जब किसी चीज के स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं तो वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। अब देखो, स्टैंडर्ड्स भी बिल्कुल वैसे ही नहीं बन जाते कि बस स्टैंडर्ड्स बन गए। देखो, हमेशा जब बड़े कोर्स पर काम किया जाता है तो उनकी मेंटेनेंस, उनकी स्टेबिलिटी, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखा जाता है। अब फ्रेमवर्क्स हमें ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो इसलिए कंपनीज फ्रेमवर्क्स को यूज़ करती हैं और इसीलिए ये स्टैंडर्ड्स में आते हैं। अदरवाइज वैसे कोई भी चीज़ इस तरह नहीं हो जाती कि बस कंपनीज ने यूज़ करनी स्टार्ट कर दिया तो अब हमें भी वो सीखनी पड़ेगी। अब हमें ये चीज़ें पता चल गई कि क्यों फ्रेमवर्क फ़ायदेमंद हैं, ये क्या क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं। दैट्स वाई लोग इन्हें ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि बूटस्ट्रैप या टेलवेंट, इन दोनों में से हमें कौन सा फ्रेमवर्क चूज करना चाहिए। अगर सबसे पहले हम बूटस्ट्रैप की बात करते जाएं तो बिगनर्स के लिए बूटस्ट्रैप सीखना आसान है। उसकी रीजन ये है कि इसके अंदर बिल्ट इन कंपोनेंट्स हमें मिल जाते हैं। अब बूटस्ट्रैप क्या करता है, आपको बहुत से ऐसे फॉर्म्स हो गए, बटन्स हो गए, उसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं हमें जो हमें बूटस्ट्रैप प्रोवाइड कर रहा होता है। और अगर हम मेन जो चीज हमारे पास रिस्पॉन्सिवनेस की आ जाती है, बूटस्ट्रैप हमें रिस्पॉन्सिवनेस बहुत इजीली दे रहा होता है खुद ब खुद ही कि भाई ये लो, आपकी ये रिस्पॉन्सिव डिजाइन पूरा हमने दे दिया है, आप इसमें कुछ छोटी मोटी कस्टमाइजेशंस कर लो और आप बूटस्ट्रैप के साथ जा सकते हो। अब क्योंकि आपने कंपोनेंट्स उठाए होते हैं तो छोटी मोटी चेंजिंग्स करके हम लोग उसे थोड़ा सा अपना रीडिजाइन बना लेते हैं। लेकिन वैसे भी अगर हम देखें तो हमें ऐसा पता चल रहा होता है कि यार ये वेबसाइट बूटस्ट्रैप से बनाई गई है, वो उसका डिजाइन देखकर ही पता चलने लग जाता है। अगर उसी के साथ हम लोग टेलवेंट की बात करें तो टेलवेंट CSS हमारे पास हाईली कस्टमाइज्ड है। हम लोग एक एक चीज को, ईच एंड एवरीथिंग को अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। ऑल्दो इसमें भी कंपोनेंट्स होते हैं मगर फिर भी हम लोग जिस तरह चाहें उस तरह की डिजाइनिंग कर सकते हैं टेलवेंट CSS के थ्रू। हाँ, इसमें भी ये चीज नहीं है कि अगर हम इसे खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं तो इसके अंदर वो स्केलेबिलिटी और फास्ट और एफिशिएंट वो चीजें नहीं होंगी। इसके अंदर भी वो चीजें होती हैं। और इसके अंदर एक चीज और ये है कि सिंपल HTML पेज के अंदर स्टाइलिंग लिखी जाती है टेलवेंट CSS का यूज करते हुए। हमें इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालनी पड़ रही होती, कोई एक्स्ट्रा पेजेस वगैरह नहीं बनाने पड़ रहे होते। सिंपली HTML को जिस डिव को स्टाइलिंग देनी है, क्लास लिख कर हम लोग आगे स्टाइलिंग
स्टार्ट कर देते हैं। अब ये तो मैंने कुछ आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस बता दिया कि बूटस्ट्रैप क्या कर रही है, टेलविंड क्या कर रही है। अब अगर ये आपको मैं बताता जाऊं कि आपके लिए कौन सी सूटेबल रहेगी, आपको कौन सी सीखनी चाहिए, तो देखो अगर आपको CSS पर अच्छी ग्रिप है, आपने CSS बहुत अच्छे तरीके से कर लिया, तो फ्रेमवर्क सीखना आपके लिए कोई मसले की बात नहीं है। मैंने इसके ऊपर एक पहले से भी वीडियो बनाई हुई है कि टेलविंड CSS आप एक दिन के अंदर सीख सकते हैं। इसके लिए आपको कोई अलग से वीडियो वगैरह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोर्स वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग सिंपली वेबसाइट से टेलविंड की जाकर पूरी टेलविंड CSS सीख सकते हैं। शर्त यह है कि आपको CSS आनी चाहिए। इसी तरह बूटस्ट्रैप भी आप लोग एक दिन के अंदर सीख सकते हैं, शर्त यह है कि CSS आनी चाहिए। अब CSS पर ग्रिप है। अब मैं आपको यूज केसेस बता देता हूं कि कौन से ऐसे यूज केस हैं जहां पर बूटस्ट्रैप ज्यादा यूजफुल है और कौन से ऐसे यूज केसेस हैं जहां पर टेलविंड यूजफुल है। अब बूटस्ट्रैप का क्या काम है, जब आपने कोई प्रोजेक्ट जल्दी डिलीवर करना हो, जिसका आपको UI डिजाइन ना दिया गया हो, जल्दी से डेडलाइन मीट करनी हो, तो वहां पर आप लोग बूटस्ट्रैप का यूज कर सकते हैं। बस कंपोनेंट्स को थोड़ा बहुत कस्टमाइज करेंगे या एग्जैक्टली वो कंपोनेंट्स भी उठाकर रख सकते हैं आप लोग, और आप अपनी वेबसाइट टाइम पर डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन अगर बात आ जाती है कि आपको कोई UI डिज़ाइन दिया जाता है, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम भी है बनाने के लिए, और उसी के साथ आप कोई यूनिक डिज़ाइन बिल्ड करना चाहते हैं, तो आप टेलविंड CSS का यूज़ करेंगे, क्योंकि टेलविंड CSS के अंदर हम अपनी मर्जी की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। दोनों सीखने में बहुत ईजी है यार, टेंशन किसी चीज़ की भी नहीं लेनी, दोनों सीख लो। मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, एक दिन लगता है सीखने में। क्योंकि देखो समटाइम्स हमें प्रोजेक्ट्स जल्दी डिलीवर करने पड़ जाते हैं अब, और हमारे पास UI डिज़ाइन भी नहीं होता। अब वहाँ पर हम लोग टेलविंड CSS लिखते हुए टाइम लगाएंगे तो वो उस चीज़ का हमें ही नुकसान है। इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग उधर बूटस्ट्रैप का यूज़ कर लें और हम इजीली उस चीज़ को जल्दी से कवर कर लें। जहाँ पर हमें टाइम लगाने की बात आएगी, कोई यूनिक डिज़ाइन बनाने की बात आएगी, तो वहाँ पर हम लोग टेलविंड CSS का इस्तेमाल कर लेंगे। बाकी आई होप सो आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी और आपको ये चीज़ बात क्लियर हो गया होगा कि मुझे CSS के बाद क्या करना चाहिए। आप सिंपली टेलविंड के साथ भी जा सकते हैं, बूटस्ट्रैप के साथ, दोनों के साथ जाएं, नुकसान कोई भी नहीं होगा, कहीं पर भी नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। बाकी आई होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।